मैं मुदस्सिर अमजदी बोल रहा हूँ। अच्छा, खैरियत से हो भाई? जी जी, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं हैं। माशाल्लाह। फरमाइए, क्या हुक्म है? असल में ये आपकी एक वीडियो वायरल हो रही है शायद के नेपाल के कपिलवस्तु जिला की जो है, जिसमें कोई मौलाना जो है वो बहुत जो है आपके खिलाफ जो है बड़ी अजीब अजीब बात कर रहे हैं कि पैसा लेकर के नात नहीं पढ़े, भाग गए, ये किए वो किए, इस तरीके से। अच्छा। हाँ, तो वो क्या असलियत है और क्या हकीकत है, आप ही बता दें। असल में मैं कोई बात तो फोन पे नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आप पूछ रहे हो। जी आप वो मुदस्सिर भाई बोल रहे हो, मौलाना मुदस्सिर अमजदी? जी जी जी। अच्छा, वो अभी मेरी मुलाकात हुई थी गालिबन आपसे ना, हाँ वहाँ हाँ, सिमडेगा में। सिमडेगा में। तो माशाल्लाह। मुदस्सिर भाई, जी आपको बता देता हूँ। जी हालांकि मैंने इस सिलसिले में किसी से फोन पे कोई बात नहीं की। जी अभी ये रात की बात है, मैं तो अभी घर पे आ गया। जी। दरअसल ये तारीख मैंने दी थी, एक लड़का है इश्तियाक नेपाली करके, माशाल्लाह, वो नात पढ़ते होगी। हमारे घर पे आता जाता है। वो लड़का बहुत अच्छा लड़का है और बहुत हम्म, मोहब्बत करता है मुझसे। मैं भी अल्लाह, उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। छोटा है, अल्लाह ताला उसे उरूज दे। आमीन। तो उसने जिद की कि भैया आप कोई तारीख दे दीजिए जी और प्रोग्राम हो जाए। तो हमने कहा बाबू, मैं जा रहा हूँ बगदाद शरीफ जी। और मैं लौटूंगा तो सफ़र की थकान रहेगी, और फिर मेरा प्रोग्राम मुरादाबाद में है हम्म 17 को, हम्म और मुरादाबाद से यहाँ आना बहुत लंबा है। हम्म। तो मैं अपने हिसाब से उधर ही की तारीख दे दूंगा, मेरे लिए जिद नहीं करो, मैं आ नहीं पाऊंगा। जी। लेकिन वो जिद पकड़ लिया, नहीं माना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो तुम 18 को कर लो। अब ये तारीख तय हो गई, सारा कुछ हो गया, और उन्होंने मुझे 5,000 रुपये बतौर किराया भेजा। अच्छा मैं अच्छा। बगदाद शरीफ में ही था। तो जी। अब चूंकि वहाँ फोन पे वगैरह नहीं चल पाता है, वहाँ पता नहीं क्या मसला है कि वहाँ मतलब काम ही नहीं करता वो एप्लीकेशन। तो जब इन्होंने भेजा तो मुझसे बोले कि हजरत चेक कर लीजिए। तो चेक नहीं हो पा रहा था कि आया है कि नहीं आया, तो मैं उनको कोई मतलब कंफर्म जवाब नहीं दे पाया। बहरहाल मैं आया बहुत लंबा सफर करके, और चूंकि बॉर्डर पार करना था तो हर हाल में 7 बजे से पहले मुझे भंसार करवा के बॉर्डर क्रॉस करना था। जी। हालांकि वो प्रोग्राम मेरे घर से मुश्किल से 25 किलोमीटर नेपाल बॉर्डर है और 15 किलोमीटर अंदर, अच्छा अच्छा। मतलब 40 किलोमीटर मेरे घर का डिस्टेंस है। लेकिन अब चूंकि सफर मैंने बहुत लंबा किया था, मुरादाबाद की तरफ से मुझे आना था। हम्म। तो अब मैं वहाँ पहुंचा, मैंने गाड़ी भंसार करवाई, और मैं 8 बजे जलसे में पहुंच गया। अब वो अच्छा। वीडियो आपने देखी होगी, जी मैंने भी देखी, चूंकि अभी जुमा की नमाज से पहले कई लोगों ने मुझे भेजा, तो एक नज़र मैंने उसको देखा कि क्या उन्होंने बयान किया है। तो उसमें आपने देखा होगा, हाँ। अब लोग भेजते हैं तो अब मैंने देख लिया। नहीं, जरूरी अब भी है। उसमें मौलाना तबरेज साहब बेचारे जो हैं, हम्म। वो बहुत नेक और बहुत अच्छे इंसान हैं। जी। मैं मतलब बाई नाम उनको पहले से नहीं पहचानता था, बाई फेस मेरी मुलाकात उनसे मेरी याददाश्त में है। अच्छा अच्छा। उन्होंने ही शायद मुझे वो पैसे भी भेजे थे, जैसा कि उस वीडियो में मैंने सुना। और आता जब है वो। वीडियो में सुना तभी मुझे पता भी चला कि उनका नाम तबरेज है। अच्छा। वरना वहां जब मैं पहुंचा हूँ 8 बजे, तो तबरेज भाई से मेरी फोन पे चूंकि बात नहीं हो पा रही थी, इश्तियाक मेरे साथ था, और इश्तियाक की शायद बात हो रही थी मौलाना तबरेज से। तो वो हम्म लोग डायरेक्ट मुझे कुछ लड़के आए कमेटी के, और वो मदरसे में लेके चले गए। हम्म। मदरसे में जब मैं पहुंचा तो वहाँ कम से कम 400-500 लड़के आ गए। अच्छा। और वो लड़के आए तो वो फोटो फाटा और ये दुनिया भर का जो खुराफात है सब, और परेशान करने लगे। तो हम्म। मैंने कहा कि भाई, मुझे अगर यहाँ रखोगे आप लोग तो पूरा जलसा यहीं चला आएगा, और मैं बहुत लंबा सफर करके आया हूँ और थका हूँ, तो थोड़ा कोई ऐसी जगह मुझे बता दो जहाँ मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ, सो लूँ। बिल्कुल। है ना? मैंने कोई गलत बात तो नहीं की ना इसमें? जाहिर सी बात है, आदमी थका रहेगा तो आराम करना है ना। और उसके बाद वो मौलाना तबरेज साहब बेचारे, उन्होंने किसी से फोन के जरिए कहा कि उनको मेरे घर पे ले आइए। तो वो लोग मुझे उनके घर पे ले गए। जब मैं उनके घर पे पहुंचा तो वहाँ मौलाना फैजान जमाली साहब, जो खतीब थे उस जलसे के, और मौलाना मुफ्ती रफीक अन्नापुरी साहब, अच्छा। वो भी उस जलसे के खतीब थे। ये दो खतीब थे। वो दोनों हजरात वहाँ पे पहले से मौजूद थे। मैं पहुंचा, सलाम दुआ। तो मौलाना तबरेज साहब आए, कुछ देर में वो आए वहाँ, और फिर मेरी उनसे मुलाकात हुई, लेकिन मैं नाम नहीं जानता था उनका, तो ये नहीं जान पाया कि यही मौलाना तबरेज है। अच्छा खैर, अच्छा। उन्होंने मेरी खैरियत पूछी, चाय पानी पूछा, खाने के लिए कहा। उनकी ज़ियाफ़त में किसी तरह की कोई कमी नहीं रही। हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, और चाय पानी के बाद फिर उन्होंने मुझसे कहा, हजरत और कोई बात हो तो बताइए। तो मैंने कहा, नहीं भाई, अब कोई बात नहीं है, अब आप मुझे माइक दे दीजिए। तो बोले, हजरत हमारे गांव भर का ये मशवरा है कि आप आराम कीजिए और हम लोग आपको लास्ट में माइक देंगे। तो हमने कहा, टाइम लगभग क्या होगा, क्या तरतीब है? तो बोले कि मौलाना फैजान साहब की और मुफ्ती रफीक साहब की
तकरीर हो जाए, इश्तियाक वगैरह नात पढ़ लें, लास्ट में आपको पढ़ाएंगे, 1-1.5 बज जाएगा और अगर आप पढ़ दोगे तो लोग चले जाएंगे, इसलिए हम सब ने मशवरा किया कि आखिर में आपको पढ़ाएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब मुझे थोड़ा सा आराम करा दो, मैं सो लूँ थोड़ी देर, जब आपकी मर्जी होगी तब मुझे ले जाना, लेकिन मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं थका हुआ हूँ सफ़र से और मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ। तो उन्होंने एक अलग कमरे में मेरा इंतजाम भी किया, मौलाना तबरेज़ साहब ने बता भी रहे हो, इंतजाम किया अलग कमरे में और अच्छे से इंतजाम किया माशाल्लाह। उनकी ज़ियाफ़त में किसी तरह की वाकई कोई कमी नहीं रही। और वो फिर मुझे सुला के और ये कह के कि अब हजरत जब मैं बुलाने आऊँगा तब आपको चलना है, इस बात को आप नोटिस कीजिए और वो कहिए तो मैं भी रिकॉर्डिंग भी उनकी सुना दूँ जो वीडियो में बोले हो। उन्होंने कहा कि मैं आपको जब लेने आऊँगा तब आपको चलना है, आप आराम कीजिए। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब वो चले गए स्टेज की तरफ, चूँकि उनको और भी काम था। मौलाना एक मिसबाही साहब कोई थे, वो कमरे में आके बैठे, काफ़ी देर मौलाना फैज़ान वगैरह से बैठ के बातचीत होती रही। तो अब चूँकि वो मिसबाही साहब वहाँ बैठे थे तो मैं लेट नहीं पा रहा था उनके एहतराम में कि अब भाई वो बैठे हैं और मैं लेट जाऊँ तो भी अजीब सी बात है, एक आलिम है, मौलाना फैज़ान बैठे हैं, तो अब अच्छा मैं ये कह भी नहीं सकता था कि आप चले जाइए, लेकिन अब मैं उनके एहतराम में ही वाकई बैठा रहा कि यार उलमा हैं यहाँ बैठे हैं तो अब मैं लेटूं तो ये भी अच्छी बात नहीं है। तो कुछ देर के बाद मिसबाही साहब जो वहाँ बैठे थे कमरे में, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है, उनके पास फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि मौलाना फैज़ान साहब आप तैयार हो जाइए और चलिए स्टेज पे, आपका बयान होना है। अब मौलाना इश्तियाक साहब मौलाना फैज़ान साहब को तकरीर के लिए जैसे वो लेके गए, हालांकि इश्तियाक नेपाली की नात होनी थी और इश्तियाक ने पढ़ा नहीं था, मतलब इश्तियाक ने भी नहीं पढ़ा था, मौलाना फैज़ान की तकरीर भी बची थी, मुफ्ती रफ़ीक खन्नापुरी की तकरीर भी बची थी, उनके बाद मुझे पढ़ना था। अच्छा। और जैसे उनको वो लेके गए वैसे ही 3-4-5 लड़के आए मेरे पास कमरे में और बोले कि आप तैयार हो जाइए। तो अब जब वो लोग कमरे से चले गए थे मौलाना फैज़ान वगैरह, तो मैं लेट गया था। अब मैंने कहा भाई आप लोग जाओ, अभी जब मेरा टाइम होगा तो मौलाना तबरेज़ साहब आएंगे और जब वो आएंगे तब मैं चलूंगा। उन्होंने मुझसे यही बात कही। खैर वो लोग चले गए, फिर कुछ लोग आए 5-7 मिनट में, उनको भी मैंने वो बात समझा दी, फिर वो लोग चले गए, फिर कुछ लोग आए, बुतुल ए बेटा खामोश हो जाओ, फिर कुछ लोग आए। अब वो लोग जो आए तो उन लोगों से मैंने जब ये बात कही कि भाई मौलाना तबरेज़ साहब ने हमसे कहा है कि हजरत आप आराम कीजिए, जब आपको पढ़ना होगा तो हम ले चलेंगे, तब आप चलिएगा। तो बोले उन लोगों ने कहा कि मौलाना तबरेज़ जिम्मेदार हैं कि हम लोग जिम्मेदार हैं, कमेटी के हम लोग हैं, चंदा हम करें और मौलाना तबरेज़ आपको ले जाएंगे। मौलाना तबरेज़ कौन है? अच्छा। तो हमने कहा यार ये एक जलसे के कई मालिक हैं क्या? तो मैंने कहा भाई अभी मौलाना फैज़ान की तकरीर भी नहीं शुरू हुई है, मुफ्ती रफ़ीक साहब की पूरी तकरीर बची हुई है, 2 तकरीरें आपके पास बची हुई हैं, मुझे थोड़ी देर आराम कर लेने दो। मेरी 2 साल पहले तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी, तो मैं थोड़ा सा एहतियात करता हूँ, मुझे अपने ए बेटा रुको, बात कर रहा हूँ फ़ोन पे, दौड़ो नहीं। तो मैंने कहा मेरी तबीयत 2 साल पहले ख़राब हुई थी, तो अब उसमें थोड़ा सा मैं एहतियात करता हूँ और अपने हिसाब से थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि मैं आराम कर लूँ, क्योंकि लोग आते हैं सुनने के लिए, तो उन लोगों ने जैसे यूट्यूब वगैरह पे सुना हुआ होता है वैसे ही सुनना चाहते हैं। जो मैं थक जाऊँगा 2 ढाई 3 घंटा वहाँ स्टेज पर बैठ के, तो मैं क्या पढ़ूंगा। अच्छा ये बात लगभग 11:15 बजे रात की है और मुझे पढ़ना है कब? 1 बजे। 2 तकरीरें हो जाएंगी उसके बाद, अभी 11:15 बज रहे हैं, इश्तियाक नेपाली खड़े भी नहीं हुए हैं, मौलाना फैज़ान की तकरीर बाकी है, मुफ्ती रफ़ीक की तकरीर बाकी है, उसके बाद मुझे पढ़ना है, आप समझो। तो मैं जब ये बात उनसे मैंने कही कि मुझे थोड़ा सा आराम करने दो, आपके यहाँ के जो आलिम हैं उनसे मेरी बात हो चुकी है ऑलरेडी, और उन्होंने ये कहा मैं आऊँगा बुलाने तब चलना। तो बोले वो कोई जिम्मेदार है क्या? हम लोग कमेटी के हम जिम्मेदार हैं, हम जाएंगे बुलाने के, हम ले जाएंगे अपने हिसाब से कि उनके हिसाब से। तो मैंने कहा ऐसी बात ना करो भाई, ऐसे नहीं बोला जाता है, वो आलिम हैं और आपके यहाँ के इमाम होंगे या कोई जिम्मेदार आदमी होंगे, उन्होंने कहा है तो उनकी बात का लिहाज रखो। तो बोले कि अरे तुम लोगों को खाली सोने के लिए और खाने के लिए बुलाया है। अच्छा ये जुमला? हाँ, तुम लोग खाली सोने और खाने के लिए आए हो जलसे में, हमारी चले तो हम किसी आलिम को बुलाएं ही ना तकरीर करने के लिए, ना नात पढ़ने के लिए। जितने आलिम आते हैं खाली खाते हैं सोते हैं। उधर एक मौलाना सो रहा है और एक तुम सो रहे हो, मतलब मुफ्ती रफ़ीक साहब उधर सो रहे थे। अच्छा। उनको भी कि उधर एक सो रहा है और एक तुम सो रहे हो, ऐसे। और जितने हैं सब ऐसे ही खाली खाते हैं और सोते हैं जलसे में पहुंच के, इनको कोई मतलब नहीं है। हालांकि होना ये चाहिए कि ईशा के बाद जैसे जलसा शुरू हो तब से लेके जब तक खत्म ना हो तब तक जलसे में स्टेज पर बैठना चाहिए तुम लोगों को। ऐसे मतलब बहुत सख्त लहजे में बदतमीजी के साथ, और भी बहुत सी बातें उसने कही जो मैं नहीं कहना चाहता हूँ। तो ये बात मुझे बुरी लगी कि यार ये मुझे तो कह ही रहा है और उलमा को भी कह रहा है, तो कम से कम मेरा एहतराम नहीं करता, उलमा का तो एहतराम करता। तो मैंने कहा भाई आपकी ये जो बात है ना ये अच्छी नहीं है, इस तरह की बात ना करो। तो बोला हमारी चले तो हम जलसा ही ना करवाएं,
तुम लोगों को बुलाए ही ना, ये सब पागल हैं कमेटी के लोग और जिद करते हैं, मानते नहीं है कोई बात, मतलब तरह तरह की बात उसने जितनी खुराफात करनी थी उतनी खुराफात की। तो मैं उठा भैया, मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया कि अब इतनी सारी बातें यहाँ ये कर रहे हैं बदतमीजी से। और जब मौलाना तबरेज ने कह दिया था कि अच्छा, मौलाना तबरेज साहब ने वीडियो में कहा है कि आलिम से बात करेंगे तो आलिम की तरह जवाब मिलेगा, जाहिल से बात करेंगे तो जाहिल की तरह जवाब मिलेगा। तो जब आप मुझसे ये बात मौलाना तबरेज साहब कह के गए थे कि मैं बुलाने आऊंगा तब जाना, तो ये 3-3 बार और लोगों को भेजने का क्या मतलब था? वही तो आप समझो इस बात को। उन्हीं का जवाब दे रहा हूँ मौलाना तबरेज साहब का। उन्होंने खुद ही ये वीडियो में बात कही है कि मैंने मोहम्मद अली कि शायद के मौलाना तबरेज से वो लोग बगैर पूछे आ जाते होंगे, सिर्फ अपनी ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मौलाना तबरेज साहब के इल्म में अगर ये बात नहीं थी कि वो 3 बार बुलाने गए, तो बयान कैसे किया उन्होंने? इसका मतलब उनकी जानकारी में थी ये बात कि वो लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, है ना? तो वो खुद ही कह चुके थे कि मैं जब आऊंगा तब आप चलना, और ये बात वो मुझसे कह चुके थे। तो हम लोग थके रहते हैं, थोड़ा सा आराम अगर कर लेंगे तो मेहनत से अच्छा ही पढ़ेंगे ना भाई। जाहिर सी बात है। अब ये तो कोई समझ नहीं रहा। तो अब इतनी बात बुरी लगी भाई, तो मैं चला आया, क्योंकि उन्होंने फिर उलमा की शान में तौहीन करना शुरू कर दिया ना, तो मुझे बुरा लगा कि उन्होंने सबको उसी में लपेट दिया, तुम सारे मौलवी मौलाना फलां। फिर मैंने गाड़ी उठाई और फिर मैं अपना चलाया एक होटल में, क्योंकि रात बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकता था, तो एक होटल में जाके वहीं अपना आराम से सोया। और सुबह वो फिर बोल रहे कि फोन भी नहीं उठा रहे थे और ये कोई जवाब भी नहीं दे रहे थे, मैं लगाया, नहीं, गलत बात। आप बताओ पहले कि मैं फोन क्यों नहीं उठाऊंगा? मेरे फोन में उनका 1-2 बार फोन आया। अब क्योंकि नेटवर्क का मसला रहता है वहाँ पे, तो अब जहाँ तक वो बात हो पाती थी, क्योंकि मैं इंडिया का हूँ, बॉर्डर का मामला था, तो एयरटेल वाला सिम जो है नेटवर्क कहीं कहीं पकड़ता था। तो अब जब पकड़े तो उठाऊं, लेकिन बात हो ही ना पाए, ना मेरी बात उनसे हो पाए ना उनकी बात मुझसे हो पाए, क्योंकि नेटवर्क का मसला था। तो जब एयरटेल वाला नेटवर्क कभी कभी पकड़ ले तो आ जाता था फोन, लेकिन फोन उठाने के बाद बात हो नहीं पाती थी। और व्हाट्सएप पे आता था तो कनेक्टिंग लिख के आता था, बात नहीं हो पाती थी कोई क्लियर मुझसे। यही मसला है। अब बताएं ना कि अब इसमें मेरी क्या खता है, आप बताइए। ऐसे हालात जब बनेंगे, कोई भी आदमी बदतमीजी करेगा, तो अब वहाँ बदतमीजी करने के बाद वहाँ कोई रुकेगा? आप बताओ। कभी नहीं। इस तरीके से जुमले मतलब ये नहीं बोलना चाहिए। और जब वो खुद ही बोल के गए थे कि भाई मैं आऊंगा तब आप जाना, तो फिर तो क्या मतलब? या तो उनको भेजना नहीं चाहिए था, या लोग जा रहे थे बार बार और आपको खबर थी, तो इसका मतलब आपकी रजा थी उसमें। अगर आप चले भी आए तो पहले तहकीक करके तब बोलना चाहिए उनको स्टेज पे। अब ये समझिए कि आपकी तरह ये वीडियो फैल रही है और आपकी मान के चलिए कि इस तरीके से लोग तौहीन भी कर रहे हैं, तरह तरह के कमेंट भी कर रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। नहीं, कमेंट वगैरह तो ना मैं पढ़ता हूँ और ना मेरे पास इतना टाइम है, लेकिन है ना? और ये जो इस तरह की चीजें जो लोग फैलाते हैं, उनको एक बार कम से कम तहकीक की जरूरत है। जैसे आपने अभी तक ना कोई वीडियो शेयर की होगी जहां तक मुझे उम्मीद है, और ना किसी को भेजा होगा। आपने मुझे फोन किया ना, पूरी तफ्तीश की, मैंने आपको पूरी बात बताई। और मैं फिर ये बात बता रहा हूँ कि मौलाना तबरेज की जियाफत में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी वल्लाह। हाँ, वो जब तक थे, वो जब तक थे, ये बात मैं भी कबूल कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, वो जब तक थे तब तक किसी तरह की कोई बात नहीं हुई। उनके जाने के बाद ही ये सारे मामला पेश मिल गए। चलिए, ये माशाल्लाह, या तो फिर उन कमेटी वालों में और मौलाना तबरेज में कुछ ऐसा आपसी रंजिश हो जिसकी वजह से उन लोगों ने ऐसा किया हो। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। मतलब कयास कर रहा हूँ मैं, बाकी मैं कोई मेरी कोई तहकीक नहीं लाना चाहिए इसको, चूंकि अभी आए दिन स्टेज के जो है क्लिप्स वायरल हो रहे हैं, अच्छा माहौल बिल्कुल नहीं बन पा रहा है, समझ रहे हैं? हम लोग चाहते हैं कि नहीं, आप बताइए, आप मुफ्ती साहब, अमजदी साहब, मुदस्सिर भाई, कि अब इस तरह के हालात अगर आपके साथ पेश आएंगे तो आप क्या करेंगे? आप बताइए। कोई आपके सामने उलमा को कहेगा और ऐसे कहेगा तुम लोग खाने सोने आते हो, तो इस तरह की चीजें आएंगी तो क्या करेंगे आप? ये दर्द कुछ तो जमीर जिंदा है ना भाई। थक के मर के सफर करके पहुंचो और उसके बाद ऐसी इस तरह की बातें कोई करेगा? और मौलाना तबरेज साहब कह रहे हैं कि आलिम से बात करेंगे तो आलिमाना जवाब मिलेगा, जाहिल से बात करेंगे तो जाहिल। तो मैं बात करने तो गया नहीं था उन लोगों से, वो लोग बार बार खुद ही तो आ रहे थे। बिल्कुल। और मैंने अपनी बात ही रखी थी कि मुझे अभी मत ले जाओ, मौलाना तबरेज साहब जब आएंगे तब चलूंगा मैं। उन्होंने कहा कि मैं, ये भी है मोहम्मद अली भाई कि आपने कभी किसी को फोन भी नहीं किया कि मुझे प्रोग्राम दो, और फिर प्रोग्राम बुला करके इस तरीके से जलील करना हमको अच्छा नहीं लगता है। मैंने अच्छा, मैं खुदा की कसम, मैं तहदीस नेमत के तौर पे मुदस्सिर भाई ये बात मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, और मेरे रब का बड़ा एहसान है, मेरे असातिज़ा और वालिदैन की और मुझसे मोहब्बत करने वाले लोगों की दुआएं हैं मुझ पे, अल्लाह का शुक्र है। मेरी मेहनत से कुछ भी नहीं है मेरे पास,
सही बता रहा हूँ मैं। बिल्कुल। और प्रोग्राम की जहां तक बात है ना, अगर सही मानों में प्रोग्राम ही खाली प्रोग्राम ही खाली प्रोग्राम ही खाली प्रोग्राम ही अगर करना हो तो रमजान में भी प्रोग्राम हो जाएंगे। लोग खाली फोन करके ये कहते हैं ना कि कोई भी तारीख दे दीजिए, लेकिन अब ये लोग पता नहीं जैसे जलसे में बुला के एहसान करते हैं। अच्छा, वहां मैंने उनको तारीख दी थी तो पहले मना किया था कि मत बुलाओ, मुझे बहुत लंबा सफर करके आना है, रहने दो, लेकिन वो जिद कर गए कि नहीं आप तारीख दीजिए भैया, तारीख दीजिए, तारीख आप दीजिए। शायद बगदाद, हाँ, मैं बगदाद शरीफ गया हुआ था। वहां से डायरेक्ट आए नहीं उसी प्रोग्राम पे? नहीं, मुरादाबाद होते हुए आया। अच्छा, मुरादाबाद होते हुए, है ना। फिर भी एक लंबी मुसाफत है। हाँ, 600-650 किलोमीटर का सफर करके आया बाई कार। बताइए। और उसके बाद ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो फिर क्या होगा आप बताओ। खैर, ये रिकॉर्डिंग में कर लिया हूँ ये सारी बातें, अगर आप कहें तो मैं शेयर कर दूं। बिल्कुल आपकी मर्जी है, जैसा आप चाहें, आप मेरे भाई हैं, कोई ऐसी बात नहीं। इसीलिए मैं फोन किया था कि लोग जो है मतलब ये कि जो बदगुमानियां अपने दिलों में। अच्छा, आपसे भी मेरी मुलाकात हुई है, आप बताओ मैं कितना मगरूर हूँ और कितना बदअखलाक हूँ, आप बताइए। अरे नहीं यार, जो करीब से जानेगा वो न जानेगा। आप भी दुनिया देखते हैं, लोगों में जाते हैं, उठते बैठते हैं, कम से कम कुछ तो चेहरा शनास होंगे आप। बिल्कुल। कुछ तो पहचाना होगा ना। मेरा दर्द था, मुझे तकलीफ हुई भाई, तो मैं आया वहां से, वरना मैं अगर मुझे नहीं पढ़ना होता तो मैं भंसार क्यों करवाता, नेपाल में जाता क्यों, पहले ही मना कर देता, नहीं जाता। वहां इतनी कुर्बानियां देके गया क्यों? 25,000 रुपए लिए। झूठ बोल रहे हैं वो, उन्होंने मुझे 5,000 रुपए भेजे थे बतौर किराया। क्या और कोई बात नहीं। खैर, वो माइक उनके पास था, उनको तहकीक थी नहीं है, उनको जो जो बताया गया, जो उन लोगों ने जाके बताया वो उन्होंने बयान कर दिया, उनकी भी कोई खता नहीं है। लेकिन यह है कि मोहतबरे साहब को थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए था, एक बार मुझसे पूछ लेते, फिर बाद में वो वीडियो बना के डाल देते, ऑडियो डाल देते, वजाहत बयान कर देते। लेकिन अब क्योंकि उनको भी जवाब देना था, वो भी बेचारे जिम्मेदार आदमी थे, तो उनकी भी कोई खता नहीं है। शायद की रिकॉर्डिंग पहुंच जाए वहां तक। नहीं, पहुंच भी जाएगी तो अच्छी बात है, और नहीं भी पहुंचेगी तो कोई मसला नहीं है। जो बात सच्ची थी वो मैंने बता दी। अब बिला वजह मैं वहां से चला आया तो मौलाना तबरेज को गलत कहना, इल्जाम उन पे लगाना, ये गलत है ना। जिसने मेरे साथ अच्छा किया उसको अच्छा ही कहूंगा। और अगर उन लोगों ने ये नहीं कहा होता ना कि वो कौन है, हम लोग कमेटी के हैं, हम लोगों ने बुलाया है, आप उनके कहने पे क्यों जाएंगे, जब हम कहेंगे तब ले जाएंगे, तो ये सब चीजें मुझे लग रही थी कि यार जिस बंदे ने मुझे इतनी मोहब्बत से बुलाया उसी को ये लोग उल्टा सीधा कह रहे हैं।